हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराऊं और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, उनको 95% प्लस दिलाऊं। लेकिन इसमें करना क्या है, आप लोगों को मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। वैसे आज का ये जो क्लास है, ये 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हमने कुछ चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ लिए हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आता है। देखो स्टूडेंट, मैंने इस क्लास में सिर्फ 5 क्वेश्चंस को लिया है और ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप अगर केमिस्ट्री का पेपर उठाकर देखेंगे 2-3 साल के, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इस बार भी आएंगे। अब ये क्लास स्पेशल क्यों है, क्योंकि जो टॉप 5 हमने क्वेश्चन लिया है ये हमारे चैप्टर 1 से भी होगा, चैप्टर 2 से भी और चैप्टर 3 से भी। यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें न्यूमेरिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा। देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर क्लास लेकर आइए, तो मैं लेकर आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर 1 जिसका नाम है विलयन, इस चैप्टर का क्वेश्चन। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखो भैया, विलयन चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम विलयन चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल मैंने लिया है। देखो न्यूमेरिकल आपके सामने है, मोल अल्ता, मोल अंता, मोल प्रभाज, इन सबका न्यूमेरिकल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो ध्यान से समझना। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। मतलब हमने 12 ग्राम ग्लूकोज लिया भैया हाथ में या चम्मच में, ठीक है, उसको हमने, आप कहेंगे सर 12 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, उसको हमने कितना 100 ग्राम जल में घोला। हमने पानी ले लिया 100 ग्राम, उसमें 12 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। मतलब विलयन के क्वथनांक में उन्नयन हुआ, उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारा पानी होता है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब हमने पानी में 12 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया तो उसका क्वथनांक बढ़ गया, 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवातशील पदार्थ डालते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते थे हम लोग। ठीक है, तो हमने जब पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज डाला तो उसका क्वथनांक बढ़ गया। ठीक है, ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा क्वथनांक में उन्नयन वाला जो फॉर्मूला था, बस इधर उधर करके हमें निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें दिया गया 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि विलेय का भार। देखो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घुला गया है, तो जल ज्यादा है, जल की मात्रा 100 ग्राम है, तो ये विलायक होगा, और ग्लूकोज कम है 12 ग्राम, ये विलेय होगा। क्योंकि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। ये तो बताया था मैंने ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं विलेय का भार। विलेय क्या है हमारा, विलेय ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का भार ये हमें कितना दिया गया मेरे दोस्त, ये हमें दिया गया है कुल मिलाकर 12 ग्राम। देखो कुल 12 ग्राम दिया गया है। देखो इसको हम डिनोट किससे करते हैं ये भी जानते हैं साथ में, ठीक है, बाद में मत कहना सर ने नहीं बताया। देखो विलेय के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं और ये हमें दिया गया है 12 ग्राम। 12 ग्राम, ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे दोस्त। दूसरी चीज हमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझना। ये जो विलेय हमारा है इसका अणुभार क्या होगा, ग्लूकोज का अणुभार क्या होगा। देखो मैं बता देता हूं यहां पे आपको,
ग्लूकोज का अणुभार, यानी कि विलेय का अणुभार, यहां पे मैंने ग्लूकोज लिख दिया है, ये विलेय ही तो है, ठीक है। तो ग्लूकोज का अणुभार, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एम से। किससे डिनोट करेंगे? एम से। ये कितना दिया गया है, ध्यान से समझना, पहले भार और अणुभार को लिख देते हैं फिर देखते हैं। ये हमें दिया गया है कितना दिया गया है, अब इसको आपको निकालना होगा। देखो एक चीज याद रखना जो मैं बता देता हूं, देखो यहां पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं साइड में समझा देता हूं। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, सबको पता है। यहां पे कार्बन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, वो 12 होता है। कितना? 12, ठीक है। उसके बाद में कार्बन के बाद क्या है आपका इसमें, देखो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सबको पता है कितना होता है, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1। कितना होता है? 1, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। ये ब्रैकेट में दिया रहता है, शायद यहां पे नहीं दिया है, चलो ठीक है हम बता देते हैं, ठीक है, लेकिन ये दिया रहेगा जहां तक मेरी आशा है, ठीक है। समझ में आया? तो देखो यहां पे हम इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी चीजें समझना होगा। देखो कार्बन का होता है 12, अब 6 कार्बन है तो 12 गुणे 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 12 होता है, 6 कार्बन है तो 12 गुणे 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यहां पे 6 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 6। अब देखिए टोटल कितना हुआ, 12 का 6 से गुणा करेंगे 72 आएगा, ठीक है। प्लस 12 का 1 से गुणा करेंगे 12 आएगा, प्लस 16 का 6 से गुणा करेंगे 96 ही तो आएगा। सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। आप ऐड करके देख लो, देखो 6 to 8, 8 to 10 हो गया, ठीक है। 9 1 या 9 1 10 और 10 7 17 और 1 18, 180 आया। तो हमारा जो विलेय का अणुभार होगा वो हो जाएगा 180। इतना समझ में आ गया? कुछ है ही नहीं इसमें। देखो इसका अणुभार कितना होगा, 180, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। तीसरी चीज ध्यान से समझना, मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो हमें विलायक का भार 100 ग्राम दिया गया है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक के भार को किससे डिनोट करेंगे मेरे दोस्त, इसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे। देखो विलेय के भार को हमने स्मॉल w से डिनोट किया, विलायक के भार को कैपिटल W से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है ये, 100 ग्राम, तो इसको लिख देंगे 100 ग्राम, ठीक है। अब एक चीज और समझो, ध्यान से समझना, हमें यहां पे क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालना है मैं बता देता हूं। देखो क्योंकि हमें यहां पे निकालना तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, लेकिन हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना होगा। आखिर क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई, तो सिंपल सा है। देखो हमने जब इसको 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला तो विलयन का जो क्वथनांक है वो 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया, और जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप करो क्या, 100.34 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस घटा दो, जितना आएगा वही होगा क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। तो आप 100.34 में से 100 को घटा दो, अब जितना आएगा वही तो बढ़ा है हमारा क्वथनांक। तो यहां पे लिखेंगे, ध्यान देना, विलयन का क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। देखो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, विलयन पूरे चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग सर्च करोगे सॉल्यूशन फुल चैप्टर इन वन वीडियो शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, पूरा टॉपिक एक वीडियो में। तो देखो डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे, देखो हमारा विलयन का जो क्वथनांक था, ठीक है, विलयन के क्वथनांक को हम लोग टीएस मान लेते हैं, और जो विलायक का क्वथनांक था उसको हम मान लेते हैं T0, ठीक है, T नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टीएस हमारा कितना है, यानी कि विलयन का क्वथनांक कितना है, ऊपर देखिए 100 मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, देखिए यहां पे आप लिख दीजिएगा T0, ठीक है। अब देखो मैं नीचे ही लिख देता हूं, देखो यहां पे क्या होगा, टीएस हमारा है 100.34, ठीक है। देखो ये हमारा विलयन का क्वथनांक कितना आया है, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो जल का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा यहां पे जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी होगा
वो कितना होगा 100.34 में से 100 को घटा दो तो कितना आएगा, ये 0.34 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको हम लोग डिनोट करते हैं के बी से, ये हमें निकालना, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इतनी चीजें हमें दी गई हैं इस क्वेश्चन में। देखो, हमें विलेय का भार दिया गया था 12 ग्राम, विलेय का अणुभार होगा 180 ग्राम, हमने फॉर्मूले से निकाला। विलायक का भार है 100 ग्राम, जल विलायक है। क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालेंगे, जो आपका विलयन का क्वथनांक है और जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक, तो आप उसको उसमें से घटा दो, 0.34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। हमें निकालना है के बी, तो कैसे निकालोगे, देखो मैं बता देता हूं यहां पे साइड में। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्वथनांक में उन्नयन का, एक फॉर्मूला शायद आपका था डेल्टा टी बी इक्वल टू, मैंने बताया था, याद है कि नहीं याद है, याद कर लो। ठीक है, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है 1000 इंटू के बी, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला होता है क्वथनांक में उन्नयन का। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर केवी निकालना है। ठीक है, तो केवी कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे केवी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। केवी अगर हमें निकालना है तो इसको क्या करेंगे, डेल्टा टीबी आपका इस साइड में है, ठीक है, इंटू, देखो ये जो भाग में है ये इधर चला जाएगा गुणे में, तो m इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अपान आपका हो जाएगा यहां से 1000 होगा, 1000, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये इतना आएगा भैया। देखो हमने बताया कि क्वथनांक में उन्नयन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है के बी, तो हमें अगर के बी निकालना है तो इन सबको इधर ले जाना पड़ेगा, तो के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से समझना। के बी इक्वल टू हमारा होगा कितना होगा, देखो ये डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी की वैल्यू ये हमें 0.34 दिया गया है, ठीक है, इंटू कैपिटल एम है, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दी गई 180, इसको 180 लिख देंगे। ठीक है, इंटू हमें देगा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100 लिख देते हैं भैया। ठीक है, अपान 1000 है, 1000 को 1000 ही रहने देंगे। ठीक है, ऐसे, और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमारी है 12 ग्राम, तो इसको हमने 12 कर दिया। ठीक है, अब इक्वल टू कितना होगा मैं बता देता हूं, यहां पे देखो 0.34 है, ये 100 है। देखो एक जीरो से हम एक जीरो यहां पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 0.34 है, ये 100 है। देखो दो अंक पहले दशमलव लगा है, तो इसको 100 से गुणा करोगे तो ये 34 आ जाएगा। कितना आएगा, देखो 0.34 को अगर 100 से गुणा करोगे तो 34 आएगा। ठीक है, अपान आपका आएगा, ये 100 है इंटू 12, 100 का 12 से गुणा करोगे तो 1200 आएगा, 1200। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहां पे ये आपका 18 ऑलरेडी बचेगा, यहां पे देखो 18 बचा कि नहीं बचा, ये 18। ठीक है, हमने इसको गुणा कर दिया है, ये 18 है। ठीक है, अब आप लोग अगर गुणा करोगे तो यहां पे कितना आएगा, ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे जब आप गुणा करोगे तो 34 का 18 से गुणा करोगे तो ये आएगा 612। ठीक है, अपान ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे फाइनली तो आपका आ जाएगा 0. ठीक है 51 इतना आएगा। तो यही हमारा हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो हमारा केबी इक्वल टू आ जाएगा, केबी इक्वल टू आएगा 0.51। ठीक है, 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है, प्रति मोलल। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आया, इसमें कुछ था नहीं, हमने सिर्फ फॉर्मूले का यूज किया है। क्या करना था, विलेय का भार दिया गया है, अणुभार दिया गया है, विलायक का भार, क्वथनांक में उन्नयन हमने निकाला, हमें निकालना था यहां पे केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हमें पता है क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, यहां पे केबी इक्वल टू, हमने केबी को हमें निकालना था तो हमने इन सबको इधर हम ले गए, तो डेल्टा टीबी इंटू
कैपिटल M इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w, ठीक है। यहां पे आपको पता तो है ये डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w है विलेय का भार, m है विलेय का अणु भार, w है विलायक का भार, ठीक है। तो हमने वैल्यू को रखा, फाइनली हमारा 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल आ गया। तो इसमें है क्या, बस आपको जो वैल्यू लिख दी गई है उसको लिख लो भैया, उसके बाद में आप उन वैल्यू को फॉर्मूले पर अप्लाई कर दो, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, नहीं आया फिर से देख लो, बाकी मैं आगे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा, नो टेंशन। तो इसको आप लोग नोट करो, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको मैं हटाता हूं और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे सेकंड चैप्टर से भी है। विद्युत रसायन चैप्टर आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इसी चैप्टर का टॉपिक है। ध्यान से समझना, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए यहां पे। देखो, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। देखो, अगर आप लोग सिल्वर नाइट्रेट जो हमारा होता है AgNO3, अगर आप लोग इसके घोल में कॉपर की छड़ डालेंगे तो घोल नीला कलर का क्यों हो जाता है, ये रीजन पूछा जाता है। आखिर क्या कारण है, क्या पार्टिकुलर रीजन है, तो चलिए बताते हैं, नो टेंशन। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। देखो, मेन रीजन यही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस चैप्टर में एक टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ लेना आप लोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है। अब चूंकि श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः ये AgNO3 से निम्न क्रिया देगा। मतलब श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का जो स्थान है वो सिल्वर से ऊपर है, इसीलिए कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के घोल को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो भी तत्व है वो अपने से नीचे स्थित तत्व को उसको उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। देखो, जब हमारा AgNO3 कॉपर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, मैं यहां पे आपको रिएक्शन भी बता देता हूं, ठीक है। देखो, Cu ये कॉपर है, इसका रिएक्शन जब होगा AgNO3 से, ठीक है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालेंगे तो आखिर हमारा घोल नीला क्यों होगा, ये भी जान लीजिए। जब इसका रिएक्शन होगा तो यहां पे Cu2+ हमारा आयन हो जाएगा, Cu2+, ठीक है, और प्लस 2NO3- आयन में ये टूटेगा, 2NO3- और प्लस 2Ag और सिल्वर आयन, सिल्वर आपका बाहर निकलेगा। तो मतलब ये है भैया कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालते हैं तो होता क्या है, जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में अगर हम कॉपर की छड़ डालेंगे तो ये क्यूप्रिक आयन में टूटेगा और 2NO3 इसमें टूटेगा और Ag, ठीक है। तो यहां पे क्यूप्रिक आयन जो मिलता है हमें, इसी की उपस्थिति के कारण जो घोल है वो नीला हो जाता है। अगर आप लोग सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालेंगे तो जब वो रिएक्ट करेगा तो भैया क्यूप्रिक आयन बनेगा, ये है हमारा क्यूप्रिक आयन। इसको आप लिख सकते हैं, क्या है ये, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, ठीक है, क्यूप्रिक आयन, ठीक है। इसी की उपस्थिति के कारण ही सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल है वो नीला पड़ जाता है। तो समझ में आया क्या था क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। तो चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व तो अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, तो ये AgNO3 से निम्नलिखित अपक्रिया देगा। मतलब कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्यूप्रिक आयन हमें मिलेगा और यही क्यूप्रिक आयन होने के कारण विलयन का रंग नीला पड़ जाता है। आप लोग एक लाइन में लिख लीजिएगा कि विलयन में क्यूप्रिक आयन की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग नीला पड़ जाता है। बस इतना लिख लीजिएगा आप लोग नोट में, ठीक है, कि इस विलयन में क्यूप्रिक आयन की उपस्थिति के कारण सिल्वर नाइट्रेट का घोल नीला पड़ जाता है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। अभी आगे और भी, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुआ, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
समझ में आया? लास्ट वाला लाइन लिख लीजिएगा कि विलयन में क्यूपरिक आयन की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग नीला पड़ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 3rd क्वेश्चन है भैया, ये भी हमारे 2nd चैप्टर से ही है, और चैप्टर का नाम तो विद्युत रसायन ही है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन बदला, चैप्टर नहीं। तो क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल है, मोलर चालकता से रिलेटेड। मैंने जब आपको पूरा चैप्टर विलयन एक ही वीडियो में पढ़ाया था, विद्युत रसायन भी मैंने आपको पढ़ाया पूरा चैप्टर एक वीडियो में अभी जल्दी, तो मैंने आपको मोलर चालकता को भी पढ़ाया था। देखो ध्यान से, 298 केल्विन पर 0.20 m KCl, ये जो 0.20 m दिया गया है ना, ये मोलरता दिया गया है, मोलैरिटी। ठीक है, KCl विलयन की चालकता 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, मतलब जो इसकी चालकता है, ठीक है, वो कितनी है? 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। चालकता का मतलब जो मैंने विशिष्ट चालकता आपको पढ़ाया है कप्पा, ठीक है, ये उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो देखो, हमें सबसे पहले विशिष्ट चालकता दिया गया है, चालकता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। और कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई है? देखो, कप्पा की वैल्यू है 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन प्रति सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या दी गई है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? देखो, दूसरी चीज हमें मोलरता दी गई है, मोलरता, मोलरता, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.20 या 0.2 भी आप लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो 0.2 मोल यहां पे m दिया गया है, हमारी मोलरता। अब देखो स्टूडेंट, m के जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, m के जगह पर, ठीक, तो यहां पे आपका ये मोल प्रति लीटर भी इसका मात्रक होता है, पता है कि नहीं पता है? पता होगा। हमें निकालना क्या है? यहां पे मोलर चालकता निकालनी है, मोलर चालकता। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा m से, ये हमें यहां पे निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मोलर चालकता का, लैम्डा m इक्वल टू आपका होता है एक फॉर्मूला, शायद आपको पता हो, वो फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान m। ठीक है, अपान मोलरता, ये फॉर्मूला होता है भैया मेरे मोलर चालकता का, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अब मैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूं, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख दो बस, और कुछ है नहीं। देखो, लैम्डा m इक्वल टू आपका हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? कप्पा की वैल्यू है चालकता 0.025, ठीक है, इंटू आपका 1000 है तो 1000 यानी कि 1000 को 1000 ही रहने देंगे, अपान m है मोलरता, इसकी वैल्यू है 0.2। ठीक, अब देखो मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, यहां पे लैम्डा m की जो वैल्यू होगी, देखो ध्यान से समझिएगा, देखो ये जब 0.025 जब 1000 से गुणा होगा इसका, तो देखो 3 अंक पे दशमलव लगा, तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा टोटल 25 बचेगा, और नीचे है 0.2, इसको ऐसे रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट दशमलव में गुणा भाग करने लगते हैं, दिक्कत हो सकती है, टाइम लगेगा। इसको आप ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे 10 से गुणा कर दो, तो हमारा फाइनली यहां पे आएगा लैम्डा m इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 25 का 10 से गुणा होगा तो 250 आएगा, यानी कि 250 अपान 0.2 का 10 से गुणा होगा तो 2 आएगा। इनको कट करो आपस में भैया मेरे, देखो ध्यान से समझना, इनको आप लोग कट करो तो 125 ही तो आएगा। चलो 125 मैंने कर दिया, तो यहां पे हमारी मोलर चालकता जो आ गई लैम्डा m, वो आ गई 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मोल या मोल इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मोलर चालकता की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही हमें निकालना भी था, निकाल दिया हमने। क्या था इसमें? देखो, हमें विशिष्ट चालकता दिया गया था, मोलरता दी गई थी, अब मोलर चालकता की हमें वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो मोलर चालकता लैम्डा m का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल M, यानी कि मोलरता। हमने वैल्यू को रख दिया 0.025 इंटू 1000 अपान 0.2, ये आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 1000 से गुणा होगा 25 अपान 0.2, 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो 250 बटा 2 कर देंगे, 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका मोलर चालकता आ जाएगा। तो इसको आप लोग कर लो नोट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नोट कर लिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहो, लगातार सीढ़ियां चढ़ते रहो, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इसको। क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड विथ एग्जांपल आपको बताना है। देखो अभिक्रिया की कोटि, ये किस चैप्टर का, ये हम तीसरे चैप्टर पे अब हम आ चुके हैं, रासायनिक बलगत की, केमिकल काइनेटिक्स पे हम आ चुके हैं। इसमें होता क्या है, हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग, कोटि, आणविकता, इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं, वही है हमारा ये चैप्टर। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उदाहरण द्वारा समझाना है। चलिए देखते हैं। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वो अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक के एक सांद्रता के समानुपाती होगा। मतलब उसके अभिक्रिया का वेग अगर हम निकालेंगे तो जो अभिकारक के घात में एक आएगा तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, दो आएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो क्या कहा जा रहा है कि वो अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती हो, केवल एक अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं अमोनियम नाइट्राइट को, देखो NH4NO2, ये अमोनियम नाइट्राइट है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट कराते हैं मेरे दोस्त, रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा N2 प्लस 2H2O में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे देखो अभिकारक जो हमारा है इसकी सांद्रता केवल एक है, क्योंकि यहां पे अमोनियम नाइट्राइट की जो सांद्रता मैंने ली है सिर्फ एक लिया है। अगर यहां पे आगे दो होता तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती। वही तो कहा गया है कि वो अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता, देखो यहां पे अभिकारक की सांद्रता केवल एक है, के अनुक्रमानुपाती होता है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब यहां से अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालें मेरे दोस्त, क्या निकालें, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अगर हम निकालें तो क्या होगा, आपका अभिक्रिया का वेग होगा K, ठीक है, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा NH4NO2, ठीक है। अब देखो इसके घात कितना, क्योंकि इसकी सांद्रता एक है, अगर कोई नहीं होता तो भैया एक होता है भगवान, ठीक है, यहां पे इसके आगे एक है तो इसके घात एक होगा, तो अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लिख दो नीचे, अतः ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग हमने निकाला है उसमें अभिकारक की सांद्रता जो है सिर्फ एक है, उसके घात में एक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर यहां पे 2NH4NO2 दिया होता तो यहां पे जो इसकी सांद्रता है वो 2 होती, तो यहां पे स्क्वायर हम 2 लगा देते, ठीक है, ऊपर, तो ये द्वितीय कोटि की होती। बस यही समझो मेरे दोस्त, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहां पे जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, अभिकारक की सांद्रता के घात में केवल एक है, वो उसी के अनुक्रमानुपाती है, तो इसी को बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। विथ एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। देखो भैया, अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आपके तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आज हम न्यूमेरिकल्स भी इसमें लेकर आए हैं। आगे मैं आपको जो भी टॉपिक बच रहा है सबको बताऊंगा। रिलैक्स, पैसेंस रखो। एक स्टूडेंट की पहचान होती है पैसेंस, वो पैसेंस रखता है। कोई कुछ भी बोले तू नहीं कर सकता बेटा, तुझसे नहीं होगा, तो केमिस्ट्री में 67 नहीं ला सकता, 65 नहीं ला सकता, लेकिन एक टॉपर जो होता है वो पैसेंस रखता है, मुझे बताना नहीं है, मुझे करके दिखाना है, ठीक है। तो आप करके दिखाइए, पैसेंस रखिए। देखो 5वां क्वेश्चन, SO2 Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में
60 मिनट का समय लगता है। मतलब ये आपका अर्ध आयु काल की वैल्यू दी गई है, टी हाफ की वैल्यू 60 मिनट, ठीक है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब आपको SO2 Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी होने में 60 मिनट का समय लगता है, यानी कि अर्ध आयु काल हमें दिया गया है। अर्ध आयु काल को हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया भैया 60 मिनट। इसको पहले हम सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है, पहले इसको सेकेंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 हो जाएगा, यानी कि 3600 सेकेंड होगा, 3600 सेकंड, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा टी हाफ होगा, क्या, टी हाफ, यानी कि अर्ध आयु काल, ठीक है। हमें निकालना क्या है मेरे दोस्त, हमें वेग स्थिरांक निकालना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे, साइड में मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला जो होता है अर्धायु काल के पदों में, वो होता है k = 0.693, ठीक है, अपान टी हाफ। ये मेरा फॉर्मूला होता है, मेरा नहीं है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको पहले आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब इसी पे वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो हमारा k = कितना आएगा, ध्यान से समझना, आ जाएगा 0.6932 अपान, सॉरी 3 केवल रखिएगा, ठीक है, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 693 ज्यादा बेटर वैल्यू रहेगी। मैं इस पूरे को इरेज करता हूं, ठीक है। 0.693 अपान टी हाफ, ऊपर टी हाफ था, देखो ये इरेज हो गया है, तो टी हाफ की वैल्यू हमें दिया गया 3600। अब एक काम करो मेरे दोस्त, इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर भी हम 100 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो जब इनको हम करेंगे गुणा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये हमारा हो जाएगा, मैं इस साइड में लगा दूं, इस साइड में मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा k = देखो ध्यान देना, k = हमारा होगा, ये 0.693 को 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 69.3, ठीक है, अपान ये 3600 को 100 से गुणा करोगे तो ये 3600 ऑलरेडी था, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं मेरे दोस्त, कैसे लिखोगे ध्यान से समझो थोड़ा सा, बराबर ये हो जाएगा 69.3 अपान 3600 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10 के पावर 4, देखो 4 जीरो है भैया, तो 10 की पावर 4 मैंने कर दिया, ठीक है। अब k = हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, 3600, ये 36 है, ये 69.3 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 69.3 अपान 36 इंटू, देखो ये नीचे 10 की पावर +4 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब एक काम करो, देखो जब आप 69.3 को 36 से काटोगे तो आपका आएगा 1.95 अप्रोक्स, इतना ही आएगा, 925 आएगा शायद, ठीक है, 25 कर दीजिएगा, 925, ठीक। तो ये हमारा आएगा, तो हमारा k = वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, हमने जब कट किया तो हमारा 1.925 इंटू 10 की पावर -4, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ठीक है। तो क्या कहा गया था, SO2 Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना करो। तो हमें अर्धायु काल दिया गया था 60 सेकंड, हमने मिनट में 60 मिनट दिया गया था, हमने सेकंड में बदला तो 3600 सेकंड आ गया। के हमें निकालना था वेग स्थिरांक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला अर्धायु काल के पदों में होता है 0.693 अपान टी हाफ, 0.693 अपान टी हाफ की वैल्यू 3600 थी, हमने 100 से नीचे ऊपर गुणा कर दिया, तो हमारा 69.3 अपान 36 3,60,000 आ गया, ठीक है। तो 3,60,000 को हमने 36 गुणे 10 की पावर 4 लिख दिया, इस 10 की पावर +4 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -4 होगा, 69.3 से 36 को कट करेंगे तो 1.925 आएगा, तो 1.925 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स हमारा आंसर आ गया। इसको नोट करो फटाफट, ठीक।
नोट हो गया स्टूडेंट? तो नोट होने के साथ साथ हमारा क्लास भी यहीं पर फिनिश हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो भैया आज हमने टॉप 5 क्वेश्चंस को पढ़ा, क्लास भी थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा। अब ऐसा मत सोचो कि इकट्ठे पूरा हम पढ़ लेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, भी समय है, ठीक? तो ऐसे ऐसे मैं आपको 5 10 क्वेश्चन करके पूरा केमिस्ट्री फिनिश करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।